अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जो शिज़ोफ्रेनिया बीमारी है वो क्या है और इसमें किस तरह के दौरे पड़ते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं और जो लोग इसको जिन्नात के साथ जोड़ लेते हैं और आमिल बाबा के पास जाते हैं और आजकल इनका कारोबार बहुत ज़्यादा अरूज पर है कि अगर किसी को शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय किसी आमिल बाबा के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको जिन्नात आए हुए हैं, और जब वो जिन्नात निकालने के चक्कर में एक फीमेल हो या फिर मेल हो, अगर फीमेल की बात की जाए तो उसको कुछ ज़्यादा ही हरेसमेंट का सामना करना पड़ जाता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है। इसी पे हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मलाइका। हम इनसे आज इसके कॉजेज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या कॉजेज़ है इसके। हमने बात की थी कि इसके सिम्पटम्स के ऊपर कि इसमें दौरे पड़ते हैं, लेकिन आज हम इसके कॉजेज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं और ये किस तरह का इसका ट्रीटमेंट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मलाइका, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने बात की थी सिम्पटम्स के ऊपर कि इसके सिम्पटम्स जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं और ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। आप आज मुझे बताइएगा कि इसके क्या कॉजेज़ हैं और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। सुनने में ये भी आता है कि ड्रग्स इतना लेवल हो जाता है कि जो पेशेंट होता है वो ड्रग्स का एडिक्टेड हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, इसमें मैं कॉजेज़ पे हमने थोड़ा-सा लास्ट सेशन में भी थोड़ी-सी बात की थी इसमें, जी। अब हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं इसके जी। कॉजेज़ को ना। सबसे पहले इसके कॉजेज़ में आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हम कह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल फैक्ट। जैसे ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई बच्चे की, ठीक है। तो ब्रेन की डेवलपमेंट उस टाइम तो हमें आइडिया नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं लाइफ में चांसेस होते हैं कि उसको शिज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाए। ठीक उसका है। ब्रेन सही तरह से उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए। जैसे हुँ। बच्चे का कहते हैं ना दिमाग छोटा रह गया जी। या उसको समझ नहीं आती चीज़ें, हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे तो नहीं समझ आएगी हमें। जब बच्चा 16, 17, 18 साल का होगा ठीक है। या फिर प्यूबर्टी की तरफ जाएगा तो उसमें शिज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उसके हुँ, हुँ। ब्रेन में उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक नहीं है। ठीक एक है। हमारा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, वो हम ठीक है। हैप्पी हार्मोन उसको कहते हैं, हैप्पी ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। वो हमारा मौसम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो अगर उसके न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो अगर थोड़ा अप एंड डाउन हो जाए तो उससे ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको सिज़ोफ्रेनिया हो जाए ठीक या है। फिर उसका मूड लो रहने लग जाता है। ठीक उसको है। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट तरह की अलामात, जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी, उसको आती हैं। जी, जी। उसके अलावा इसमें जेनेटिक्स पे हमने बात की थी कि जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। अगर पेरेंट्स में है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में है, हुँ, हुँ। किसी में भी ये चीज़ें हैं, तो उसमें बच्चे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लाइफ के किसी हिस्से में, जिस तरह से मैंने बताया था 16 से 30, 26, 30 साल की एज तक डेवलप होता है। ठीक है। तो इस एज में हो सकता है उनको शिज़ोफ्रेनिया ना, अगर जेनेटिक्स में है हुँ, चांसेस। हुँ, हुँ। अच्छा, अभी हमने इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे बात की कि ब्रेन की डेवलपमेंट आ सकती है इसमें, ठीक या है। उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स आ सकते हैं, या जेनेटिक्स आ सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके साइकोलॉजिकल काजेस कौन से होते हैं, कि मतलब नफ्सियाती तौर पे ये क्यों डेवलप हो जाता है ओके। शिज़ोफ्रेनिया जो है। जैसा कि हमें पता है कि एक ज़हनी बीमारी है, हुँ, हुँ। तो नफ्सियाती बीमारी ऐसी हो जाती है कि इसमें एंजाइटी अगर किसी को हो रही है, हुँ। परेशानी में रहता है, वो हर टाइम चीज़ों को सोचता रहता है, ठीक या है। वो डिप्रेशन में बहुत लंबे अरसे से रह रहा ठीक है। है। क्योंकि देखिए शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है, वो अचानक से आपके अंदर नहीं आती। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, या फिर आप एंजाइटी मुसलसल आप किसी परेशानी के अंदर हैं, ठीक है। तो कोई एक चाहे वो परेशानी 1 हफ्ता ही क्यों नहीं है आप परेशानी के अंदर? नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा ड्यूरेशन होता ज़्यादा है। नहीं। शिज़ोफ्रेनिया का कम से कम हम अगर इसको डायग्नोज़ करते हैं तो 6 महीने हम देखते हैं मरीज़ को। अच्छा। 6 महीने से उसको अगर कंटिन्यूअसली यही अलामात आ रही हैं, जैसे हमने हैलुसिनेशंस और डिलीरियंस वगैरह में बात की थी, जी। तो हम उसको शिज़ोफ्रेनिया में डायग्नोज़ करते हैं। ठीक है। उसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया की भी डिफरेंट इकसाम होती है कि किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, हुँ, तो हुँ। वो हम उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये हम इसके एनवायरनमेंट फैक्टर पे बात कर लेते हैं कि मतलब एनवायरनमेंट या फिर सोशल फैक्टर्स कौन से होते हुँ, हैं। हुँ। उसकी फैमिली के इश्यूज आ सकते हैं, फैमिली में कोई मसला हो गया है, कोई हुँ। डेथ हो गई है अचानक से, हुँ। या कोई सदमा उसको अचानक से लग गया है, अच्छा। और उसके अलावा कोई भी, या उसके बच्चे अच्छा, का ये आपने यही बात मैं यहीं से शुरू करूँगी। आपने बताया कि डेथ हो गई, तो अगर डेथ में जो पेशेंट है वो अगर उसने अपने आप को नॉर्मल नहीं किया, वो रोया नहीं है, उसकी आँख में आँसू नहीं आए और वो उसी सदमे में है स्टिल, तो ये उसी की बीमारी, यही बीमारी होगी, शिज़ोफ्रेनिया ही होगा उसको? उसमें हमें उसको थोड़ा टाइम के लिए देखना पड़ेगा। कुछ होता है, देखिए आपने देखा होगा लोग 2-3 दिन के लिए सदमे में चले जाते हैं, हुँ। बोल नहीं रहे, कुछ खा ठीक पी है। नहीं रहे, हाँ। तो ये हम कम से कम 6 महीने के लिए देखते हैं अपने मरीज 6 को ना, महीने कोई के लिए। ठीक 3 है। से 6 महीने के लिए उनको यही आ हुँ। रहे हैं अलामात। तो डेथ के बाद में इस तरह से कह रही हूँ, जैसे आपने देखा होगा डेथ के बाद कुछ लोग कहना शुरू हो जाते हैं, मुझे वो फलाना नजर आ रहा है जो जिसकी डेथ हुई है, या अच्छा। मुझे कानों में जी। उसकी आवाजें आ रही हैं, हुँ, हुँ, या हुँ। ऐसा महसूस करता हूँ कि वो मेरे पास से गुजरा है अभी, उसने कोई बात की है।
तो अच्छा। ये फिर बढ़ती बढ़ती उसके अंदर चीज ये बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसका बिलीव जो होता है वो बिल्कुल। इतना पक्का हो चुका होता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता हम्म। है कि उसको लगता है कि ये चीजें रियल में हो रही ये हैं। चीजें रियल में हो रही है, जो ठीक उसका है। प्यारा फोर्थ हो गया वो उसको नजर आना शुरू हो जाता है ठीक है। रियल में। अच्छा, इसकी भी आपको एक मेन काज बताऊंगी जो जी। आजकल बहुत ज्यादा हो रही वो है, क्या? वो ड्रग है इसकी काज। जो लोग जो हमने ड्रग अभी लेते शुरू में जिक्र भी किया था। ठीक है। बिल्कुल, जो लोग ड्रग लेते हैं ना उससे शिजोफ्रेनिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे अच्छा। लोग जो ड्रग किसी भी किस्म की ड्रग यूज करे, जैसे ये चर्च हो गया आजकल बहुत ज्यादा, आपको पता है जो हमारे लड़के हैं जो और गर्ल्स आजकल हमारी जो यूथ है, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें और आप कॉलेज में, और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कैफेज में, तो लोग जो है ये ड्रग्स के बहुत ज्यादा एक एडिक्टेड बिल्कुल होते जा ऐसे रहे ही हैं। है। यंगस्टर बहुत इसमें शामिल है जिनमें एज 16 से स्टार्ट हो रही है। ड्रग्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जो नॉर्मल जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था जी जी। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ड्रग उस चीज को खत्म करके या खराब कर देती है, अच्छा। जिसकी वजह से ये शिजोफ्रेनिया आता है। ठीक है। ड्रग्स का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ड्रग के जो पेशेंट होते हैं उसमें शिजोफ्रेनिया या फिर नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये मैम मुझे ये बताइएगा कि जब एक बच्चा या कोई पेशेंट ड्रग्स का एडिक्टेड हो जाता है और वो आपके पास आता है, और इस तरह का अगर पेशेंट हो भी, तो आप उसकी शिज़ोफ्रेनिया, उसकी बीमारी को ख़त्म करेंगे, या फिर उसकी जो ड्रग्स की एक आदत बन गई है उसको भी साथ ख़त्म करते हैं? अच्छा, इसमें दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जो ड्रग का पेशेंट होता है या फिर उसको शिजोफ्रेनिया की भी साथ साथ अलामत आ रही है, तो हम उसका पहले वो ड्रग रिमूव करते हैं, उसकी जो क्रेविंग होती है उसको ड्रग की, उस चीज को हम खत्म करते हैं ताकि हम उसकी डिसऑर्डर पे काम कर सकें। ठीक है। तो इसमें हम उसको थोड़ा टाइम के लिए वो ड्रग नहीं देते, या फिर थोड़ा सा कम क्वांटिटी के लिए कि वो बहुत ज्यादा उसकी आदत हमें खत्म करवानी होती है ना, हम उसको मेडिसिन ऐसी देते हैं, थेरेपी से उसको कन्विंस करते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, उसको किसी लाइफ के पर्पस की तरफ लेके आते हैं ताकि वो अपनी लाइफ के गोल्स की तरफ जाए, बजाय कि ये ड्रग्स वगैरह की तरफ जाने की। अच्छा, अभी तक ऐसा कोई आपके पास पेशेंट आया जिसकी एज बहुत कम हो, 16-17 साल हो, और वो साथ ड्रग्स का भी एडिक्टेड हो और साथ इस बीमारी को भी फेस कर रहा हो, तो हाउ टू ट्रीट, आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? अच्छा, इसमें सबसे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगी, हमें जो पेशेंट की इसमें रूटीन बहुत जरूरी होता है कि सेट करवाएं। क्योंकि आपने देखा होगा ड्रग का पेशेंट हो गया या कोई साइकोलॉजिकल इशू के साथ पेशेंट हो गया, उनमें रूटीन बहुत खराब होती है, उनकी स्लीप बिल्कुल खराब हो जाती है, सोने उठने की रूटीन में फर्क आ जाता है, ठीक है। उनकी भूख नहीं उनको सही नहीं लगती, उनकी रूटीन वैसे अपने काम नहीं कर रहे होते, जॉब पे नहीं जा रहे होते। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हम उनका करते हैं, हम उनकी रूटीन पे फोकस करते हैं। रूटीन पे, तो जब एक रूटीन में आते हैं, उनको पता होता है मैंने ये काम करना है, ये नहीं करना, तो हम फिर देखते हैं कि उनको क्रेविंग हो रही है ड्रग्स की, उनका दिल कर रहा है ड्रग लेने का। ठीक है। तो उस चीज को हम कुछ दवाइयों से, कुछ थेरेपी से उनको समझाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं चीजों से रिलेटेड, मोटिवेट करते हैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेके चले। ठीक है। उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते हैं, सारा कुछ उनको अंदाजा होता है, तो फिर वो शिजोफ्रेनिया को उनका इलाज करते हैं। तो अच्छा, अभी आपने बताया कि आप लोग प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, और इससे पहले आप मुझे एक ना पेशेंट के हवाले से भी बता रही थी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो किस तरह से काइंडली वो भी बताइएगा कि 1 महीना भी लग जाता है, और वो किस तरह का पेशेंट था और आप लोगों ने उसको किस तरह से ट्रीट किया, क्या थेरेपी आप लोग रोज उसके साथ करते थे कि उसकी ये चीज खत्म हो गई? अच्छा, इसमें ये होता है कि जब हम दवाइयाँ जो पेशेंट ले रहा होता है ना, तो दवाई का जो रिएक्शन का जो टाइम होता है वो होता है मतलब तकरीबन 3 हफ्ते का टाइम होता है। 3 हफ्ते में जो पेशेंट की अलामात होती हैं वो कुछ ना कुछ कम होना शुरू हो जाती है। जैसे शिजोफ्रेनिया में थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है पेशेंट को, कुछ उसको चीजें भी नजर आती हैं, तो हम कहते हैं कि कोई 3 से 4 हफ्ते में ना उसकी अलामात कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक नहीं होता हमारा मरीज ना। और ये शिजोफ्रेनिया कह लें आप, या साइकोलॉजिकल इश्यूज जितने भी कहते हैं, थोड़ा एंजाइटी डिप्रेशन को छोड़ के वो लाइफ के किसी पॉइंट में भी हम कह सकते हैं कि दोबारा आ सकते हैं उनको। ठीक है। अच्छा, ये जो एंजाइटी डिप्रेशन है ये तो इसके साथ अटैच ही नहीं होती है, ये एक डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी बताया कि 16 साल के लोग भी आपके पास आते हैं और बच्चों से लेके बड़ों तक होते हैं। इन्वायरमेंट की आपने बात की थी, अगर एक पेशेंट ठीक हो जाता है और वो दोबारा से उस इन्वायरमेंट में जाता है, क्या इन्वायरमेंट उतना मैटर करता है कि जिस वजह से वो उस बीमारी में गया है, और वापस उसको उसी इन्वायरमेंट में जाने से जो है वो खतरा लाहक हो सकता है कि ये बीमारी में दोबारा चला जाएगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, अगर एक बच्चा कोई किसी बीमारी में है तो उसकी दोबारा से उसको वही इन्वायरमेंट मिल रहा है, लड़ाई हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, या आप पहले ड्रग की भी बात कर रही थी, तो बच्चे ने ड्रग छोड़ दिया है, कोई किसी भी उम्र का हमारे पास बच्चा है या बड़ा है, तो दोबारा उन्हीं दोस्तों के पास जाएगा, उसी जगह पे जाएगा,
वो खुद नहीं भी करना चाहेगा तो उसको दोस्त ऑफर करवाएंगे और वो दोबारा उन चीजों में पड़ बिल्कुल, जाएगा। ऐसे अच्छा, ही। आजकल आमिल बाबे बहुत ज्यादा चले हुए हैं। आप देख लें कि दीवारों पे भी एड्स लगे होते हैं, कार्ड दे रहे होते हैं कि आपको ये मसला है, आपको कोई चीज दिखाई देती है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और इस वक्त लोगों का ईमान कह लें या उनके नॉलेज में जो इतनी कमी है, हालांकि होनी तो नहीं चाहिए, लोगों को ये बीमारियां हैं और लोग जो है सबसे ज्यादा आमिल बाबों के पास जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आमिल बाबों के हवाले से? हमने पहले भी बात की थी और इस वक्त ये बहुत अरूज पे हैं और इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। तो किस तरह, क्या इसका हल है और किस तरह से ट्रीट करें? फीमेल जब जाती हैं उनको मोस्टली आपने देखा होगा कि हरेसमेंट का सामना भी करना पड़ता है जब वो उनको डिफरेंट जगह से टच करते हैं और ट्रीट करते हैं कि अब आप ऐसे ऐसे ये चीज़ें करें और आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो पाकिस्तान में हम कह लें, क्योंकि बाहर के मुल्क में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है इस चीज को लेके, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज है ये चीज कि मेंटल हेल्थ जो भी है वो पागल ही होते हैं लोग। तो लोग इस चीज को ये समझते हैं कि जो नॉर्मली भी जैसे फिजिकली जो हेल्थ जरूरी है, हमारे नॉर्मली जैसे बॉडी में कहीं पेन होता है तो हम फौरन हम कभी दम करवाने नहीं जाते जल्दी, हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम जब मेंटली कोई इशू आ रहा है, कुछ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी चीजें आ रही हैं, तो हम किसी आमिर बाबा के पास क्यों जाते हैं? हमें ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हम फर्स्ट, हमारा ओपिनियन यही होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाएं, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी चीजें बाद में फिर हम देखने चले। दम अगर आप करवाना चाहते हैं तो सिर्फ दम करवा लें, बाकी और किसी चीज से फर्क आपको नहीं पड़ता। जी, जो बीमारी है उसका तो इलाज ही जरूरी है, बजाय कि आप इतने बड़े मौलवी हजरात, सॉरी मौलवी मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन इस वक्त माजरत के साथ कि इस वक्त इतना टॉप ट्रेंड चल रहा है कि जो आमिल बाबा हर जगह बैठे हुए हैं। सही लोगों की तो बात अलग है, उनकी वजह से सही लोग भी बदनाम हो रहे हैं, लेकिन आपको जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज करवाने की बजाय आप आमिल बाबों के पास जा रहे हैं। और जब वहां जाया जाता है तो मोस्टली आपने देखा होगा कि कितने केसेस सामने आते हैं, हरेसमेंट का सामना भी करना पड़ता है। फीमेल को क्या कहना चाहेंगे? फीमेल इस मामले में आपने जैसा बताया कि वो इमोशनली जो है वो ट्रैप हो जाती हैं, तो वो सबसे डॉक्टर के पास जाने की बजाय पहले आमिल बाबों के रास्ते की तरफ जाती है कि हम उनके पास जाके ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि जो आमिल बाबा होते हैं, आप पर्सनल उनके पास चले भी जाते हैं, उनको क्या पता आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चीज चल रही है, या फिर मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे तो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपरली आपके सारे वो टेस्ट करते हैं, फिर ही वो डायग्नोज करते हैं ना आपको प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही। आप किसी बाबे के पास जाएंगे, उसको तो नहीं पता होगा कि आपका मेडिकली, वो तो बुखार भी नहीं चेक कर सकते बैठे बैठे। बिल्कुल ऐसा। तो आप कैसे उन पे बिलीव कर सकते हैं कि आप किसी आमिल बाबा के पास जाएंगे और वहाँ पे जाके आप ठीक हो जाएंगे? ऐसा ही है। तो मेरा यही मैसेज है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकली ट्रीटमेंट करवाएं। अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जी, जो आपको मेडिसिन से या फिर थ्रू थेरेपी आपको ठीक कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की। और ये शिज़ोफ्रेनिया एक नॉर्मल नहीं, ये भी एक सीरियस डिसीज़ है, इसको हल्का मत लिया करें और कोशिश करें कि वही बात के आमिल बाबों के पास ना जाया करें, जहाँ पे हम अक्सर जिक्र करते हैं कि जो खातीन होती हैं वो इमोशनली थोड़ी सी वीक होती हैं और लोगों की बातों में आ जाती है और आमिल बाबों के पास चली जाती हैं और कहती हैं कि यही हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। जहाँ पे आप आमिल बाबों को इतने पैसे दे रहे होते हैं और उनको उनकी पता नहीं बकरे और पता नहीं क्या क्या चीजें आप लोग उठा कर दे देते हैं, निछावर कर देते हैं, वही बेहतर है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप इस डिसीज से बाहर आ सके। और ये डिसीज अगर बच्चे में है तो अगर उसकी भी आप परवाह नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए, आपकी उसकी जिंदगी तो साथ बर्बाद होगी, उसका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। तो इस पर तवज्जो देने की जरूरत है और आमिल बाबों से थोड़ा अवॉइड करें, किसी डॉक्टर से कंसर्न करें। डॉक्टर मलाइका भी हैं, आप इनसे भी कंसर्न कर सकते हैं और उसके अलावा आपके आसपास अगर कोई अच्छा डॉक्टर मौजूद है तो उससे भी कंसर्न कर सकते हैं। और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।